पाल से मुकद्दस तोहफ़ा वसूल करके जीनी बोली, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इसे खुद से कभी जुदा नहीं करूँगी और हमेशा ये याद रखूँगी कि तुमने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती चीज़ मुझे तोहफे के तौर पर दे दी थी। जीनी के इन मुतशक्कराना और दोस्ताना जज्बात और एहसान मंदी की कैफियत देखकर पाल ने उसे पकड़कर गले से लगाना चाहा, मगर वो मछली की तरह उसकी पकड़ से फिसल कर भाग गई और पाल खड़ा उसके इस गैर मामूली रवैये पर हैरान और परेशान होता रहा। इस असना में एक दिन मार्गरेट ने मादाम डी लातुआ से कहा, क्यों ना हम अपने दोनों बच्चों को शादी के बंधन में बांध दें। वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अब बिफरी जवानी के इन दिनों में उनका इतना करीब छोड़ना सूदमंद नहीं होगा। मादाम ने जवाब दिया, अभी तो वो बहुत छोटे और बहुत गरीब हैं। इससे हमें क्या मिलेगा कि हम इतनी छोटी सी वर्जीनिया पर बच्चों का बोझ लाद दें, जबकि वो उन्हें पालने संभालने के काबिल भी नहीं है। तुम्हारा निग्रो डोमिंगो अब बूढ़ा हो गया है। मैरी भी अक्सर बीमार रहती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो प्यारी दोस्त, गुज़श्ता 15 साल से मुश्किलात और मसाइब का सामना करते करते अब जिस्म जान में वो तवानाई नहीं है जो अमूमन इस उम्र में होती है। गर्म इलाकों में बुढ़ापा और कमज़ोरी यूं भी जल्द तारी हो जाती है। बदकिस्मती ने अभी तक हम दोनों का ताक़ुब नहीं छोड़ा। हमारी आखिरी उम्मीद पाल है। उसे अभी थोड़ा बड़ा होने दें। 14-15 साल की तो कोई उम्र नहीं कि हम उसे मडगास्कर या अफ्रीका भेजें कि वो जाकर कुछ ग़ुलाम ले आए जो हमें काश्तकारी में मदद दें, और ना ही वो तिजारत के काबिल है। बूढ़े कहानीकार दास्तान गो ने सिगरेट की सारी डब्बियाँ ख़त्म कर दी और उसे दूर उछाल दिया। मैंने अपनी जेब से एक नया पैकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वो सिगरेट सुलगा कर अपनी कहानी फिर से शुरू करता, एक फेरी वाला कहवे का ड्रम लेकर उधर से गुजरा। फिर हम कहवा और सिगरेट दोनों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दोबारा कहानी की तरफ मुतवज्जे हुए। बूढ़ा बोला, दोनों ख़वातीन ने मुझसे मशवरा किया कि इन हालात में ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या किया जाए। पड़ोसी होने के नाते मैंने उन्हें मशवरा दिया कि पाल को अफ्रीका या इंडिया भेजने में कोई मुज़ायका नहीं। हम सब मिलकर अपनी फाजिल कपास, काली स्याह लकड़ी, एबोनी, गोंद, चीड़, रबड़ और रोकनियात वगैरह तिजारत के लिए दे सकते हैं, और जब वो अपने पहले तिजारती मिशन से कामयाब लौटेगा तो हम उसकी शादी से पहले उसे एक और तिजारती चक्कर पर भेजेंगे। हमने सारा तिजारती मंसूबा तैयार कर लिया, मगर उस वक्त हमारी हैरत की इंतहा न रही जब पाल ने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, घर की आधी बाहर की पूरी से बेहतर है। जो तिजारत मैंने हिंदुस्तान जाकर करनी है वो हम मिलकर पोर्ट लुइस में भी कर सकते हैं। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी माँ, आंट मार्गरेट और सबसे बढ़कर वर्जीनी को इस जजीरे पर अकेला छोड़ जाऊं। इस जवाब से मादाम को सख्त मायूसी हुई, क्योंकि अब वो सचमुच ये चाहती थी कि कुछ अरसे के लिए पाल और जीनी को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, क्योंकि जीनी की नफसियाती बीमारी का यही वाहिद इलाज था। मगर ये बात पाल को नहीं बताई जा सकती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि फ्रांस से एक जहाज़ आया और मादाम डी लातुआ के लिए उसकी फुफ्फी का एक दूसरा ख़त लाया। उसकी मौत के अंदेशे से मादाम का दिल हमदर्दी और तरस के जज्बात से भर गया। ख़त में लिखा था कि वो हाल ही में एक इंतहाई मुहलिक और मूजी बीमारी से सेहत याब हुई है, मगर अब वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसका बचना महाल है। उसने अपनी भतीजी मादाम डी लातुआ से इस्तदा की थी कि वो माजी को फरामोश करके उसके पास फ्रांस चली आए, लेकिन अगर उसकी सेहत, बीमारी या कोई और मसला उसे इतने लंबे सफ़र की इजाज़त ना दे तो वो अपनी बेटी वर्जीनिया को
उसके पास भेज दे, जिसे वो नहायत आला तालीम दिलवाएगी और किसी नवाब ख़ानदान में उसका रिश्ता पक्का कर देगी और उसे अपनी कुल वसी और अरीज़ जायदाद की वाहिद वारिस बना देगी। ख़त के आखिर में फूफी ने ताकीद की थी कि इस मामले में ताख़ीर ना की जाए और फौरी कदम उठाना चाहिए। उसका ख़त गवर्नर को दिखाकर उससे भी मदद ली जा सकती है। ख़त क्या था? तोप का गोला था जो अचानक आकर उनके सरों पर फूटा। सब इकट्ठे बैठकर ख़त सुन रहे थे। एकदम सब में सरासिमगी और परेशानी फैल गई। डोमिंगो और मैरी रोने लग गए। पाल पर सकता तारी हो गया, जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। जीनी एक टुक अपनी माँ के चेहरे को देखने लगी, जैसे उसकी ज़बान में एक लफ्ज़ बोलने की भी सकत ना रही हो। मार्गरेट ने रोते हुए कहा, तो क्या अब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी मादाम? मादाम ने जवाब दिया, नहीं मेरी प्यारी दोस्त, नहीं। मेरे जिगर गोशो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदा रही हूँ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे साथ के अलावा दुनिया में और खुशी नहीं मिली। मेरी सबसे बड़ी खुशी इन झोंपड़ों में तुम्हारे साथ ज़िंदा रहना है, ना कि फ्रांस जाना। उसके ये तसल्ली आमेज़ अल्फाज सुनकर सबकी आंखें आंसुओं से भर आईं। सबसे पहले पाल ने मादाम तुआ को अपनी बाहों में भर के उठा लिया और बोला, ना मैं कहीं जाऊंगा माँ, तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा मैं इंडिया। मेरी प्यारी अम्मा, हम सब मिलकर पहले से दुगनी मेहनत करके अपना जहान बसाएंगे, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हर चीज़ वाफिर और म्यारी होगी। सबकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर जीनी खिलाफ मामूल चुप और सोचों में गुम थी। उसका दिल बुझा बुझा सा था। आम तौर पर ऐसे मौके पर परेशानी उसके चेहरे से मुतरश्शी होती थी, जो खुशी उसके चेहरे से मुतरश्शी होती थी वो गायब थी। अगले दिन सुबह सवेरे वो नाश्ते से पहले अपनी मामूल की इबादत से फारिग हुए ही थे कि डोमिंगो ने आकर इतला दी कि घोड़े पर सवार एक शरीफ आदमी और उसके पीछे 2 गुलाम उनके घर की तरफ आ रहे हैं। ये गवर्नर मॉरिशस मोसियो बोर्डोने था। वो सीधा कॉटेज के अंदर घुसा आया, जहां सब नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। गवर्नर चंद लम्हों के लिए उनकी बेतकल्लुफ़ घरेलू फ़ज़ा देखकर मुतासिर हुआ, फिर बोला, मादाम डेला तुआ, मेरे पास इतने काम होते हैं कि मैं किसी इंसान के इनफरादी काम के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, मगर फ़्रांस में तुम्हारी एक आंट है जो नहायत दौलतमंद और मेरी बेहतरीन दोस्त है। वो तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहती है। मुझे अपनी दोस्त की खातिर तुम्हें फिलफौर फ्रांस भेजना है। मादाम ने जवाब दिया कि वो अपनी सेहत की वजह से इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती और माजरत खा है। गवर्नर बोला, मगर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उस खूबसूरत दोशीज़ा को इतनी कसीर दौलत और जायदाद से महरूम करो, जिस पर उसकी और तुम्हारी आने वाली शानदार ज़िंदगी का इन्हसार है। मुझे हुकूमत फ़्रांस की तरफ से अहकाम मिले हैं कि मैं मोहतरम मादाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक लम्हे की ताख़ीर भी ना करूं। मादाम, तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, मगर मैं आपके ऊंचे ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखते हुए कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूंगा जिस पर मुझे बाद में मुद्दतों पर पछताना पड़े। इसलिए मैं नहायत आजिज़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस नौजवान दोशीज़ा की फ्रांस जाने की तैयारी करें। आप चंद सालों के लिए इसकी जुदाई की कुर्बानी दें, जो आप सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आखिर हम सब अपना प्यारा मुल्क छोड़कर इतनी दूर गर्म जजीरों पर क्या करने आते हैं? पैसा कमाने ना, दौलत हासिल करने ना। जब हमें दौलत अपने ही मुल्क में मिल रही है तो नखरा करने की कोई वजह समझ नहीं आ रही। फिर गवर्नर ने रकम से भरी हुई एक थैली अपने बड़े बैग से निकाली और उसे मेज़ पर रखते हुए बोला, तुम्हारी आंट ने यह रकम मुनासिब मलबूसात और सफ़र के अखराजात से निपटने के लिए भिजवाई है।
मादाम तुम मुझसे ताउन क्यों नहीं कर रही हो? पॉल आगे बढ़ा और गवर्नर की आंखों में झांकते हुए बोला, मोसियो गवर्नर, आपको याद होगा कि मेरी माँ पहले भी आपकी खिदमत में मदद के लिए आई थी, मगर तब आपने उनसे ताउन नहीं किया था। आज वो आपसे ताउन न करके हिसाब बराबर कर रही है। गवर्नर के माथे पर बल पड़ गए। मामला हुकूमत फ़रांस के अहकामात की तकमील का न होता तो वो अभी इस लड़के को कैद खाने में डलवा कर बेगार कैंप भिजवा देता, मगर वो तहम्मुल से बोला, मैं आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें, वरना मैं ज़बरदस्ती इस लड़की को फ़रांस जाने वाले जहाज़ के कप्तान के हवाले कर सकता हूँ। और मादाम डे ला तुआ, क्या ये आपकी दूसरी औलाद है? मुझे तो बताया गया था कि आपकी एक ही औलाद है। मादाम बोली, हाँ, मेरी एक बेटी वर्जीनिया है और ये मेरी दोस्त मार्गरीटा का बेटा पॉल है, मगर ये दोनों बच्चे हम दोनों की औलाद हैं और हम दोनों इनकी माएँ हैं। हमारे नज़दीक उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मादाम की दरख्वास्त पर गवर्नर मादाम के साथ ही मेज़ पर बैठकर हम सब के साथ नाश्ता करने लगा। हमारे सादा से नाश्ते ने उसे बहुत मज़ा दिया। गवर्नर को उसने बताया कि अनकरीब एक बहरी जहाज़ फ़रांस रवाना होने वाला है, जिस पर उसकी एक अज़ीज़ कज़न भी फ़रांस जा रही है। वो वर्जीनिया को उसके सुपुर्द कर देगा, जो रास्ते में उसका हर तरह से ख्याल रखेगी और फ़रांस पहुंचकर उसे तुम्हारी आंट के घर तक पहुंचाएगी। यूँ समझो तुम्हारी बेटी को मामूली सी तकलीफ़ भी नहीं होगी और उसके तुफ़ैल तुम अनकरीब फ़रांस की मुतमव्विल तबके में शुमार होने लगोगी।